और एक्सरसाइज 3A पे आते हैं। जो हमारा अभ्यास 3A है उसमें बताया गया है, पहले एक चार्ट बना दिया गया है। सबसे पहले इनमें सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और उनके नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं जिनमें से सिर्फ एक सही है। तो जब हम पहली सारणी को लिखते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रकार से लिखा गया है, इसके सीरीज को समझना है। 19 लिखा है, फिर 23 लिखा है, फिर 25 लिखा है, फिर 29 लिखा है। और यहीं पर से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं पुस्तक में तो यहाँ पर से चीजें पलट जाती हैं। माइनस का 29 हो जाता है, माइनस का 25 हो जाता है, माइनस का 23 हो जाता है और माइनस का 19 हो जाता है। ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। इसके बाद जब हम दूसरी लाइन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है, ये 11, 13 और 17। जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये माइनस में जाता है, ये माइनस का 17, माइनस का 13, माइनस का 11 और यहाँ पर माइनस का 7। अब आप देख सकते हैं ये हमने अभी बिना कुछ देखे हुए लिखा है। आप इस तरीके से लिखते हैं, आपकी जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वो अपने आप भर जाता है। रिक्त स्थान में माइनस का 13 आ जाता है और उत्तर भी माइनस का 13 हो जाता है, क्योंकि हमने बस इस सीरीज को फॉलो किया। 29 तक बिल्कुल सीरीज संख्या लिखी थी, यानी धनात्मक, और धनात्मक लिखते लिखते यहाँ से इनकी ऋणात्मक चलने लगी, -29, -25, -23, -19। ऐसे ही यहाँ पर भी किया गया। इसके बाद पहले प्रश्न के बाद हम आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसके बाद हम जब अगला प्रश्न देखते हैं तो वहां पर भी एक बेहतरीन सी सीरीज फॉलो हो रही है। -7 के बाद 25 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर -25 दिया है, फिर माइनस का 13 दिया है, फिर 31 दिया है और फिर 13 दिया है और फिर माइनस का 31 दिया। आप देख सकते हैं पहले -7 में लगा, फिर 25 धनात्मक था, फिर 7 को धनात्मक कर दिया गया, 25 को ऋणात्मक कर दिया गया। ऐसे ही इसमें -13 था, 31 हो गया, फिर प्लस का 13 हो गया, फिर माइनस, यानी चिन्ह को बार बार बदल रहे हैं। अब इसमें नीचे जो अगले पार्ट में दिया है वो 5 -8, -5, 8, 11, -14 और फिर 11 में माइनस लगा दिया तो 14 कैसा होगा। अब देखिए पहले 5 में प्लस था, इसमें माइनस, फिर इसमें माइनस हो गया, इसमें प्लस हो गया, अब इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, अब इसमें माइनस है, तो जो 14 है वो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, धनात्मक 14। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान, उसमें सिर्फ चिन्ह लगाकर आपको सारी संख्या को दिखाना है। पूरब को धन दिशा माना गया है और समुद्र तल से ऊंचाई को भी धन दिशा माना गया है। यानी जब हम पूर्व की ओर चलेंगे तो धनात्मक मानेंगे, पीछे जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। और जो पृथ्वी का मतलब यह है, समुद्र तल से ऊपर की तरफ चलेंगे तो धनात्मक लेंगे और जब इसे नीचे की तरफ जाएंगे तो इसे ऋणात्मक के रूप में मान लिया जाएगा। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें पहला प्रश्न आया जिसमें दिया गया है कि 0 से नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, इसका पूर्णांक के रूप में लिखना है तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाना है, यानी इसको हम लिख देंगे -4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो दूसरा प्रश्न है उसमें कह रहा है 7 कदम पूर्व, पूर्व को हमने धनात्मक साइड माना है, तो जब 7 कदम पूर्व की तरफ जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा और किधर तरफ, पूर्व की तरफ। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है उसमें रुपए 3.28 की हानि दी, 3.28 रुपए की हानि दी। अगर हानि को हमें सीधे चिन्ह के माध्यम से दिखाना है तो हम क्या करेंगे, लाभ को प्लस रखते हैं और हानि को माइनस रखते हैं। इसके बाद जो चौथा पार्ट आया, चौथे पार्ट में हम देते हैं 18 मीटर पश्चिम की तरफ विस्थापन। जब पूरब जा रहे थे धनात्मक था, पश्चिम की तरफ जाएंगे ऋणात्मक हो जाएगा। 18 मीटर पश्चिम की तरफ विस्थापन यानी माइनस का 18 जो है ये क्या हो जाएगा, विस्थापन दिखाया जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1000 प्लस की तरफ हम जा रहे हैं, 1000 मीटर की ऊंचाई यानी प्लस 1000 मीटर की ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसके बाद हम ध्यान से देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम वाले प्रश्न आते हैं, इसमें हमें योगात्मक प्रतिलोम को दिखाना है। दूसरा प्रश्न इसी के साथ, दूसरे प्रश्न के साथ तीसरा प्रश्न हल हो गया। आप चाहें तो वीडियो को एक बार पॉज करके और इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं आसानी से। चौथे प्रश्न की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें योगात्मक प्रतिलोमों को बताना है, बहुत ही आसान है जो कि योगात्मक प्रतिलोम बताना। पहला है +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -9। दूसरा देखते हैं यहाँ पर -21 का एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम बताना है, जिसे हम कह सकते हैं +21। बस चिन्ह बदल देना है, संख्या बिल्कुल वही रहेगी। +39 है, +39 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -39। इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है -41, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना भी बेहद आसान है, जो कि हो जाएगा +41। और जब पांचवा प्रश्न है उसमें +91 दे रखा है और +91 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -91। एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी
डाउट ना रहे। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है 1 भी % का, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। 5वां प्रश्न हम इसमें देखते हैं। पहले अभ्यास का 5वां प्रश्न, इसमें संख्या रेखा खींचनी है, क्योंकि बहुत ही आसान पहली एक्सरसाइजों से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम पहले शून्य से बढ़ते हैं, फिर धनात्मक, जब पूर्ण संख्या बनाते थे तो सिर्फ शून्य लेते थे, धनात्मक संख्याओं को डिनोट करते हैं, इधर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक संख्याओं को डिनोट करेंगे, दाहिनी तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक। फिर इसके बाद संख्या रेखा पर गुणांकों को प्रदर्शित करना है। जैसे पहला का है +4 को प्रदर्शित करना है, ये का पॉइंट आ गया +4 पे। इसके बाद खा है -9 यानी इसे आगे बढ़ा लें, -4 दिया है, -5 हो गया, -6 हो गया, फिर हो गया -7, फिर हो गया -8 और ये हो गया -9। संख्या रेखा है, इसे आगे बढ़ा के समाप्त। ये आ गया खा बिंदु यानी -9 पर। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाना है +7 बिंदु। +7 बिंदु दिखाने से पहले हम इसके रफ कर देते हैं, ताकि आप साफ सुथरी जगह पे इस चीज को समझ सकें। +7 दिखाना है, यहाँ पर -9 था तो इसे आगे बढ़ा लेते हैं, 9 से लेके चलते हैं, -9 -8 -7। अब आपको +7 दिखाना है। +7 जब दिखाएंगे तो दाहिनी तरफ बढ़ेंगे, ये +5 हो गया, +6 हो गया, +7 हो गया, ये आ जाएगा गा बिंदु, गा पॉइंट पे आ गया। इसी तरीके से आप और भी पॉइंट दिखा सकते हैं। -3 दिखाना है, -3 गा है तो यहाँ पर घा हम बना देते हैं -3 पर, और -6 है, -6 पर हम बना देते हैं ड़ा। इस तरीके से संख्या रेखा पर इसको हमने निरूपित कर दिया। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो छठा पॉइंट आता है, यानी छठा प्रश्न आता है। छठे प्रश्न में आपको एक संख्या रेखा क्या ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा दिखा सकते हैं, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर, जिसमें शून्य से ऊपर की तरफ यानी धनात्मक, ऊपर की दिशा धनात्मक और नीचे की दिशा ऋणात्मक। अब हमें इसे दिखाना है। इसमें एक संख्या रेखा ये बना दी गई, यहाँ पर ये शून्य से इसे विभाजित कर दिया गया, शून्य के ऊपर सब धनात्मक रहेगा। ABCD कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जाइएगा ABCD कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं आपको इसे सीधे बुक में दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए ध्यान से, ये संख्या रेखा बनी हुई है। इसके बाद इसमें पूछा गया है पहला पॉइंट, ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। A बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 होगा? अब देखिए A बिंदु +7 है, +7 पर गिनते चलते हैं, नीचे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी E बिंदु जो है वो -7 होगा। E बिंदु जो है वो -7 पर होगा जब हम यहाँ से गिनते चलते हैं। जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 शून्य से बढ़ेंगे ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यानी E पर देखिए, -1 -2 -3 -4 -6 -5 -6 -7, E बिंदु -7 पर आ जाएगा, यानी पहले वाले का उत्तर आ जाएगा E बिंदु। दूसरे में देखते हैं बिंदु B किस पूर्णांकों को निरूपित करता है। बिंदु B किस पूर्णांकों को निरूपित करेगा? यहाँ पर देखते हैं -1 -2 -3, यानी बिंदु B जो है वो -3 को निरूपित करेगा। अब जब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिंदु B का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु B -3 को निरूपित कर रहा है तो +3 पे आएंगे, यानी शून्य से ऊपर बढ़ेंगे, +1 +2 +3। C बिंदु जो है वो बिंदु B का विपरीत बिंदु है C। फिर बिंदु D K L से निरूपित पूर्णांकों को लिखिए। D सबसे पहले हम देखते हैं D वाला। D यहाँ पर है धनात्मक की तरफ, ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे यहाँ से शून्य के बाद से बढ़िए, +1 +2 +3 +4 +5, यानी D 5 को दिखा रहा है, प्लस के 5 को। फिर इसके बाद हमें दिखाना है K को दिखाना है, तो K पे देते हैं -1 -2 -3 -4 -5, K -5 पर आएगा। K -5 पर आ गया ना, और L को दिखाना है। L कहाँ पर है? L यहाँ पर है। अभी हमने दिखाया D को कहाँ पर दिखाया, फिर से देखिए, अच्छा L को दिखाना है, हम देखते हैं ऊपर +7 है इसके, और इसके नीचे आएंगे तो +6 हो जाएगा। L सीधे +6 हो जाएगा, क्योंकि 7 से एक नीचे आएंगे तो +6 हो जाएगा। इस तरीके से हमने D K L से निरूपित पूर्णांक लिखे, और D K L के विपरीत बताने हैं। बिल्कुल आसान है। D K L के पूर्णांक के विपरीत, यानी ये +7 है तो D जो है वो +5 होगा, 6 और 5, +5 है तो जब हम इसके विपरीत जाएंगे यहाँ से शून्य से नीचे, -1 -2 -3 -4 -5, K पॉइंट जो है वो किसके विपरीत होगा? D के विपरीत होगा। K पॉइंट D के विपरीत होगा, और K के विपरीत, K किस पॉइंट पर है जरा ध्यान से देखिए, -1 -2 -3 -4 -5, K है -5 पर, K है -5 पर, तो हमें +5 की तरफ जाना है, यानी D पर पहुंच जाएंगे हम। D विपरीत हो जाएगा K के। देखिए 1 2 3 4 5, यानी D जो है +5 है, और K जो है वो -5 है। इसके बाद हम देखते हैं L के विपरीत पॉइंट L, यानी कि ये +6,
तो ये माइनस का 6, m वाला जो है ये -6 पर आ जाएगा क्योंकि e -7 पर है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने छठा प्रश्न देखा। अब इसके बाद हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवें प्रश्न को मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी नंबर्स वगैरह हैं, उनको आप देख सकते हैं। सातवें प्रश्न को जब हम देखते हैं, इनके बीच के पूर्णांकों को लिखना है। किनके बीच के पूर्णांकों को का जो प्रश्न है इसका -2 और -3 के बीच है। -2 और +3, -2 और +3 बिल्कुल आसान है। -2 और +3 के बीच के पूर्णांक कौन कौन से होंगे? -1 0 +1 2। कौन कौन से? -1 0 +1 और +2, इनके मध्य के ये पूर्णांक हो गए। इसके बाद खा वाला देखते हैं। संख्या रेखा इसके बाद खा वाला दिया है जो 0 और 6। अगर आपके पास संख्या रेखा नहीं है तो बना सकते हैं, वरना सीधे लिख सकते हैं। इनके मध्य के लिखने हैं तो 0 के बाद 1 आएगा प्लस का, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। उसके बाद तो 6 ही आ जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मध्य के लिखने हैं। इसके बाद -4 और +4 के बीच के सारे पूर्णांक हमें लिख के दिखाने हैं। -4 से पहले आएगा -3, -3 से पहले आएगा -2, -2 से पहले -1, -1 से पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इस तरीके से इनके मध्य में ये पूर्णांक आएंगे। घा वाला पॉइंट देखते हैं या घा प्रश्न देखते हैं तो उसमें -5 और +2 इन दोनों के बीच के पूर्णांकों के बारे में हमें लिखना है। तो -5 से पहले क्या आएगा बताइए? -4 और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। -4, -3, -2, -1। चूंकि दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं तो 5 से बड़ी संख्या आती चली जाएंगी। फिर 0, 1 और 1 2 तो लिखना ही नहीं क्योंकि 2 के तो बीच के बताने हैं ना, -5 और 2। इस तरीके से ये आ गया। अब घा के बाद हम देखते हैं अगला पार्ट बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए, सेड़ा को यहाँ पर देखते हैं। बढ़ा को जब देखते हैं तो यहाँ पर -3 और +5 के मध्य के बताने हैं। फिर से ये रेखा देखना चाहिए, रेखा देख के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। -3 से पहले -2, -2 से पहले -1, इससे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरीके से आपने देखा -3 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक आए। बढ़ा के बाद हम देखते हैं 4 जो प्रश्न है इसमें आया -1 और 4। इनके बीच के कौन कौन से होंगे? इनके बीच के -1 से पहले 0 आएगा, उसके बाद 1, 2 और 3। ये सारे पार्ट हो गए आपके प्रश्न संख्या 7 में। और ये रुकिए इसमें एक पार्ट जो है ये चा वाला हमने ये उसका ले लिया है 8वें प्रश्न का। कोई बात नहीं, इसको भी शामिल कर लेते हैं। और इससे पहले जो ड़ा वाले तक हम पहुंच चुके थे, चा वाला इसमें देख लेते हैं। जो दूसरा दिया गया है -8 और 4, इनके बीच के जो पॉइंट हैं वो लिखने हैं हमें, या पूर्णांक लिखने हैं। -8 से पहले -7, फिर -6, फिर -5, फिर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बस यही है सारे पूर्णांक जो इनके मध्य में आएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में आपको संख्या रेखा दे रखी है, संख्या रेखा दे रखी है और ये बताया गया है 8वें प्रश्न में, इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, आरोही क्रम में यानी एक एक बढ़ाते हुए क्रम में, बढ़ाते हुए यानी दाहिनी तरफ के सारे जो पूर्णांक होंगे उनको हम उनके बेसिक क्रम में लिखते चले जाएंगे, वो आरोही क्रम होगा। जैसे 2 और 5 के बीच के जो भी पूर्णांक हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। 2 के बाद बीच के लिखना है ना, बीच बिल्कुल सही। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, यही आरोही क्रम है। इसके बाद खा वाला देखते हैं। खा में -4 और 0 के बीच के, -4 के बाद क्या आएगा बताइए? -3, फिर -2, फिर -1, बस इसके बाद 0 आ जाएगा सीधे। ये हो गया। गा वाला देखते हैं। गा में 3 और 8 के बीच के लिखने हैं, तो यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, 3 तो इनके मध्य में लिखना, तो 3 ना भी लिखे तभी चल जाएगा। 3 के बाद 4, 5, 6 और 7। इसके बाद जब घा वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो उसमें 0, 4 इनके बीच के लिखने हैं। 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, बस इसी के साथ ये वाले हो गए। गा के बाद हम ड़ा वाला देखते हैं। -5 और -2 के बीच के, यानी -4, -3, बस इसके बाद -2 डायरेक्ट आ जाएगा। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो 4 वाला आ गया। ड़ा वाले के बाद देखते हैं चा वाला पार्ट। चा वाले जो पार्ट है इसमें आपको -1 और 4 के बीच के बताने हैं। -1 के बाद 0 आ जाएगा, फिर +1, फिर +2, फिर +3, बस इसके बाद 4 आ जाएगा। ये सारे हमने देखे कि पूर्णांक इनके बीच के हैं और ये सारे आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते हुए क्रम है। 3 से बड़ा 4,
फिर इधर देखिए -3 से बड़ा, -2 से बड़ा, -1, 4 से बड़ा, 5 से बड़ा, 6 से बड़ा 7, 1 से बड़ा, 2 से बड़ा 3, -4 से बड़ा -3, 0, 1, 2, 3 ये सारे बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि है निरपेक्ष मान ज्ञात करने वाला। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न में आपको इनके मान निकालने हैं। सबसे पहला का दिया गया है, निरपेक्ष मान वाले प्रश्न है। इसमें -13 मॉड का साइन लगा है, इसका उत्तर आएगा 13। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। खा वाले में मॉड में 12 लिखा है तो इसका उत्तर 12 होगा। गा वाले में -37 लिखा है तो इसका उत्तर 37 होगा। फिर घा वाले में 0 लिखा है तो इसका उत्तर 0 होगा। ये -47 लिखा है तो इसका उत्तर 47 होगा। इसके बाद 101 लिखा है मॉड के अंदर तो इसका उत्तर 101 ही होगा। ये आप निरपेक्ष मान वाले प्रश्न है। का गा गाड़ा और चा जो आपके आए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि सत्य और असत्य वाले प्रश्न है। इसको मैं आपको सीधे फिगर को दिखा के या क्वेश्चंस को दिखा के ही समझाए दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे प्रश्न हैं। जब हम इनको देखते हैं तो पूछा गया है कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। पूर्णांक सबसे छोटा होता ही नहीं, क्योंकि हम माइनस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और माइनस में कहाँ पर संख्याएं खत्म होती हैं ये कोई पता ही नहीं लगा पाया, क्योंकि वो बढ़ते चले जाएंगे और उनसे छोटी उनसे छोटी उनसे छोटी होती चली जाएगी। इसके बाद खा वाला है, शून्य का विपरीत नहीं होता। शून्य का विपरीत शून्य ही होता है, यानी शून्य का कोई विपरीत नहीं होता, ये भी कह सकते हैं। तो ये बात सत्य हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं -17 बड़ा है -5 से। क्या ऐसा होगा आप बताइए। ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी वाली संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ पर -17 बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर -5 बड़ा होगा -17 से। इसके बाद एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखिए एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए +5 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -5। तो +5 सदैव -5 से बड़ा होगा, यानी ये सत्य होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा था, बिल्कुल गलत है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी -5, इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा +5 होगा, लेकिन -5 +5 से छोटा होगा ना कि बड़ा, तो ये असत्य हो जाएगा। 0 एक पूर्णांक नहीं है, गलत है। 0 तो पूर्णांक है। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 जो है वो पूर्णांक होते हैं। इसके बाद हम 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, बिल्कुल सही बात है। 0 में 0 जोड़ने से ही उत्तर 0 आता है, यानी 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है। मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ हमने पूर्णांक में मौजूद जो पहला पार्ट था या पहला अभ्यास था उसको पूर्ण कर लिया है। इसके साथ हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, उसमें हम अगली एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कम से कम 1 से 2 बार सारे वीडियोस को देख डालिए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लीजिए। अपने सभी साथियों तक शून्य से शिखर की इस सीरीज को ध्यान से पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। धन्यवाद।